हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 8th ऑफ सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट द एनालिसिस, बहुत दिनों से एनालिसिस नहीं हो रहा था। उसका मेन रीजन ये था कि वाईटी चैनल में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, बिकॉज इट्स नॉट आवर फॉल्ट, इट्स फ्रॉम द यूट्यूब कम्युनिटी। सो बिकॉज ऑफ दैट कुछ चैनल्स जो थे वो सस्पेंड भी हो गया था। फिर बाद में रिवाइव हुआ, तो इट टेक टाइम। सो बट आई मेक श्योर कि फ्रॉम 9th ऑफ सितंबर, फ्रॉम टुमारो, आपको एनालिसिस जो है जैसे पहले मिलता था वैसे ही मिलेगा लाइव एंड ऑन टाइम। 10:30 11 पे आपको एनालिसिस मिल जाएगा, ठीक है। सो जस्ट बेयर फॉर वन मोर डे एंड देन विल कंटिन्यू विद द रेगुलर सीरीज ऑफ द एनालिसिस। चलो, तो आज भी आपको थोड़ा डिले मिलेगा, अराउंड 2-2:30 तक मिल जाएगा, उसके पहले ही मिल जाना चाहिए। So, chalo, let's not waste more time and let's start with the analysis of today's newspaper and let's see कि आज के न्यूज़पेपर में हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। So when we talk about today's newspaper, the first news was important and it's somewhat related to politics, but एक नेशनल वाइड न्यूज बन गई है एंड दैट इज अबाउट दी भारत जोड़ो यात्रा। सो कांग्रेस ना रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस एक तरीके देखा जाए तो कांग्रेस में पहले कांग्रेस को 2 या 3 साल पहले सेकंड बिगेस्ट पार्टी मानते थे आफ्टर बीजेपी। बट रिसेंटली अगर हम बात करें तो कांग्रेस को लोग ऐसे बोलने भी लगे कांग्रेस की पॉलिटिक्स खत्म हो गई एंड कांग्रेस का एंड होने वाला है। इट्स प्री इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी, वो खत्म होने वाली है। बट अभी भी हम बात करें तो कुछ स्टेट्स में उसकी गवर्नमेंट है, जैसे कि राजस्थान हो गया। राजस्थान के अलावा अगर आपकी बात करें, हम छत्तीसगढ़ में उनकी गवर्नमेंट है एंड उनके अलायंस ने भी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करके रखी हुई है। बट अभी भी ना लोगों को कांग्रेस में ट्रस्ट नहीं है। सो इसी के चलते फॉर द रिवाइवल ऑफ द कांग्रेस एंड टू काउंटर द रूलिंग पार्टी, टू काउंटर द बीजेपी, what Rahul Gandhi have started? Rahul Gandhi have started the यात्रा। सो द नेम ऑफ द यात्रा इज भारत जोड़ो यात्रा, जिससे कांग्रेस को रिवाइव किया जाए। एंड उसी चीज को लेकर अराउंड कुछ कुछ ऐसा कुछ मानना है कि 115 डेज तक, 115 डेज टू 118 डेज तक ये यात्रा चलेगी। एंड इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ साथ सॉरी 118 या 115 रेगुलर लोग रहेंगे, जिसमें राहुल गांधी भी रहने वाले हैं एंड राहुल गांधी जो है इस यात्रा को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसी चीज को लेकर है। अच्छा, ये न्यूज इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाएगी क्योंकि आगे चल के पता लगेगा कि आम आदमी पार्टी भी ना अपनी खुद की यात्रा निकालने वाली है, ठीक है। वो भी कोइंसिडेंटली देखा जाए, जिस दिन राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, ऑन अ सेम डे आम आदमी पार्टी भी फ्रॉम हिसार हरियाणा, they are his party is also starting the national wide rally. Moving further, New Delhi Dhaka hail Ganga panel. So what happened? तो अभी हम बात करें फ्रॉम 5th ऑफ सितंबर से 8th ऑफ सितंबर तक बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, वो इंडिया की विजिट पर है। और देखा जाए ना तो ये शेख हसीना की विजिट जो है आफ्टर 3 to 4 years बाद है। और बांग्लादेश इज आवर नेबरिंग नेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाय, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाय इन द एशियन कॉन्टिनेंट। अब उस कॉन्टिनेंट के साथ हमें बहुत सारे पैक्ट साइन करने पड़े क्योंकि वो यहाँ पर शेख हसीना आई हैं। अराउंड अगर देखा भी जाए तो बहुत प्रोमिनेंस रखता है बांग्लादेश हमारे नेशन के लिए, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जियो पॉलिटिकल रीजन बट ड्यू टू ज्योग्राफिकल लोकेशंस आल्सो। क्योंकि देखा जाए 52 से 56 ट्रांस रिवर्स हैं। अगर मैं बात करता हूं ट्रांस रिवर्स की, तो इट मींस अ रिवर विच क्रॉसेस अ बाउंड्री ऑफ टू डिफरेंट नेशन। सो जैसे कि गंगा हो गया, तो गंगा क्या है, इंडिया में आती है, इंडिया से फ्लो होकर बांग्लादेश में जाती है। सो गंगा इज ए ट्रांस रिवर। और ऐसे इंडिया में और बांग्लादेश में मिलाकर 52 से 56 ट्रांस रिवर है जो कि बांग्लादेश या फिर इंडिया को क्रॉस करते हैं, बाउंड्री को क्रॉस करते हैं। ब्रह्मपुत्र है, बहुत सारी रिवर्स है, 52 ट्रांस रिवर्स है। तो देखा जाए तो सबसे बड़ा जो मेजर इशू है ना, वो वाटर को लेकर है, रिवर वाटर को लेकर है। और सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो तिस्ता रिवर है। तो तिस्ता रिवर को लेकर भी काम होना है, डिफरेंट अदर रीजंस भी हैं। अगर हम बात करें तो बांग्लादेश कंपैरेटिवली इतना ज्यादा
डेवलप नहीं है अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया से। सो इंडिया इंडिया से वो चाहता है कि भाई इंडिया ना अपना एफडीआई जो है वो बांग्लादेश में लगाए, क्योंकि इंडिया का बहुत कम पोर्शन है बांग्लादेश की एफडीआई में, चाइना का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो एक जियो पोलिटिकल रीजन भी है कि बांग्लादेश को अगर हमें अपने फेवर में करना है या बांग्लादेश को हमें अपना अच्छा अलाय बना के रखना है, सो फॉर दैट यू वी हैव टू इन्वेस्ट इन दी बांग्लादेश। सो इस चीज को लेकर बांग्लादेश भी रिमिट देता रहता है, बोलता है कि भाई आप हमारे यहाँ अगर फैक्ट्री सेटअप करते हो तो हम आपको ये एग्जेम्पशन दे देंगे, वो एग्जेम्पशन दे देंगे, क्योंकि बांग्लादेश ऑल्सो नीड सम डेवलपमेंट। अगर बांग्लादेश में बाहर के नेशन के लोग इन्वेस्ट करेंगे तो फैक्ट्री सेटअप, मैन्युफैक्चरिंग हब खुलेगा, जिससे वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो ये सारी चीजें। बट उससे पहले ना हुआ क्या, गंगा पैनल बनाई गई, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश ने क्या किया, ज्वाइंट टेक्निकल कमिटी बनाई है ना, जिससे गंगा के वाटर को स्टडी किया जाएगा, ठीक है, इन दी कंट्री ऑफ बांग्लादेश। और अगर हम बात करें तो 1996 के बाद ये पहली बेसिकली एक पैनल बनी है या गंगा को लेकर बात उठी है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। 1996 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी, ठीक है। और गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी जो है वो 2026 में पेंडिंग पड़ी हुई है फॉर दी आपके रिव्यू को एंड रिन्यू को, मतलब रिव्यू भी होगी या रिन्यू भी हो सकती है। कौन सी, गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी, जो कि 30 ईयर ओल्ड एग्रीमेंट है। 30 ईयर हो जाएगा, मतलब ऐसा था जब इनिशियली 1996 में एग्रीमेंट, जब ये ट्रीटी हुई थी, तो इस ट्रीटी में दोनों पार्टीज इंडिया और बांग्लादेश ने ये कहा था कि आफ्टर 30 ईयर्स हम लोग उसके रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद अगर लगता है कि रिन्यू करने की जरूरत है तो रिन्यू भी की जाएगी। तो ये पेंडिंग है, ठीक है। तो बिफोर दी पेंडिंग हमने पैनल पैनल बना दिया कि दोनों नेशन जो है ना वो स्टडी करेंगे गंगा वाटर को लेकर। अब थोड़ा सा ना बैकग्राउंड समझ लेते हैं। सो जब हम गंगेश की बात करते हैं तो क्या सो जब हम गंगेश की बात करते हैं तो देखो, गंगा ना हम इंडिया में बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही गंगा रिवर का जो मेन ब्रांच है, जैसे ही वो एंटर करता है बांग्लादेश की बाउंड्री में, उसको पद्मा रिवर से बोल दिया जाता है। बाकी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं पद्मा को लेकर, मेघना को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर, बट हमेशा याद रखना कि पद्मा बोला जाता है किसको, गंगा को, ठीक है, इतना हमेशा याद रखिएगा। चलो, और ब्रह्मपुत्र रिवर भी फ्लो होती है, और ब्रह्मपुत्र रिवर को बेसिकली मेघना बोलते हैं, ठीक है। कई लोग जमुना बोलते हैं, कई लोग मेघना बोलते हैं। तो व्हाट हैपन, तो तो होता क्या है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज है। रिवर सिस्टम में ना दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है ट्रिब्यूटरी, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। सो ट्रिब्यूटरी मतलब ये होता है कि ऐसी रिवर जो मेन ब्रांच से जुड़ रही हो, एड ऑन हो रही हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम थोड़ा ग्राफ बनाए तो जैसे कि ये मान के चलो ये रिवर निकल रही है, ठीक है, ये रिवर है, और कोई एक और रिवर यहां से आके यहां ज्वाइन कर जाए, ठीक है, एक रिवर यहां से आ रही है, यहां से फ्लो हो रही है और ये ज्वाइन कर जाए। सो दिस रिवर इज व्हाट, दिस रिवर इज ट्रिब्यूटरी, ठीक है। लेकिन अगर कोई मेन ब्रांच से कोई रिवर सेपरेट निकल जाती है, ठीक है, अगर कोई मेन ब्रांच से कोई रिवर सेपरेट निकल जाती है तो इस रिवर को बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटरी। सो ब्रह्मपुत्र होता क्या है, ब्रह्मपुत्र की ना एक बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी है जमुना, तो वो कहां, बांग्लादेश में चली जाती है। और एक सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी भी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, दैट इज मेघना, वो भी बांग्लादेश में फ्लो होती है, ठीक है। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना कि गंगा को पद्मा बोला जाता है इन दी कंट्री ऑफ बांग्लादेश। मूविंग फॉरदर, सो केजरीवाल लॉन्चेस मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन फ्रॉम हिसार। सो वही चीज बताई गई है कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, जो कन्वीनर है अरविंद केजरीवाल, जिस पार्टी के, आम आदमी पार्टी ने भी मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन जो है वो हिसार से स्टार्ट कर दिया है ऑन वेनसडे, ठीक है। सो अगर हम बात की जाए, सो ये कोइंसिडेंटली क्या कर रहा है, कोइंसिडेंटली कोइंसाइड कर रहा है आपकी कांग्रेस की भारत भारत जोड़ो यात्रा से। अब मेन जो आम आदमी पार्टी का इस चीज में जो इशू है, सबसे पहला जो इशू है वो आपका क्या है, सतलुज यमुना लिंकिंग कैनाल डिस्प्यूट को लेकर है। तो हम थोड़ा बैकग्राउंड समझेंगे, हम थोड़ा समझेंगे व्हाट दिस सतलुज यमुना लिंकिंग कैनाल प्रोजेक्ट है, ठीक है। चलो, तो सतलुज यमुना लिंक कैनाल प्रोजेक्ट जो है ना वो पहले समझ लेते हैं। तो पहले तो एक चीज समझो कि पंजाब जो है, पंजाब में ना 5 रिवर फ्लो करती है, तभी तो 5 पंजाब लिखा हुआ है। तो पंजाब मीन्स लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ठीक है। और इसका नाम याद करने का भी बहुत इजी तरीका है, अगर आपको नहीं पता है कि पंजाब में कौन कौन सी 5 रिवर्स है और यू डोंट नो कि
कौन नॉर्दर्न से सदर्न कैसे रिवर फ्लो होती है, बहुत इजी इसका एक एक हम लोग के, मैं भी जब क्लैट की प्रिपरेशन कर रहा था हम लोगों ने याद किया था. सो जीसस क्राइस्ट was reborn on Sunday. So Jesus, J for Jhelum, C for Christ means C for Chenab, R for Ravi, B for Beas, and S for Satluj. So Satluj is the southernmost river in the state of Punjab. बाकी सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रिवर जो है वो है आपकी कौन सी, झेलम. सो दीज आर दी 5 रिवर्स इन दी स्टेट ऑफ पंजाब. ठीक है, दैट्स झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज. ठीक है, तो हुआ क्या, इसका जो डिस्प्यूट स्टार्ट होता है ना, वो स्टार्ट होता है 1966 से. क्योंकि बिफोर द 1966 पंजाब एक बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था. बट 1966 में हुआ क्या, अनडिवाइडेड पंजाब से एक एक नया स्टेट फॉर्म हुआ, एक नया स्टेट क्रिएट हुआ, जिसका नाम रखा गया क्या, हरियाणा. और हरियाणा में जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी रिवर वाटर के शेयरिंग को लेकर. ठीक है, क्योंकि हरियाणा लैंड में जो वाटर जाता था, क्योंकि हरियाणा इनिशियली वॉज द पार्ट ऑफ व्हाट, इनिशियली वॉज द पार्ट ऑफ पंजाब. ठीक है, तो और हरियाणा जो है वो पंजाब के सदर्न पार्ट में आता था. तो हरियाणा जब अलग स्टेट बना तो हरियाणा लैंड पर कौन सी रिवर आती थी, सतलज रिवर आती थी. ठीक है, और उसकी ट्रिब्यूटरी जो है ब्यास भी बेसिकली आया करती थी. तो अब हरियाणा में वाटर देने के लिए क्या किया गया, उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं कि सतलुज और यमुना को ना कनेक्ट कर देंगे, जिससे होगा क्या कि हरियाणा के बहुत सारे जो मेजर एरियाज है जहां पर रिवर वाटर नहीं मिल पाता, वहां पर रिवर वाटर दे दिया जाएगा. ठीक है, लेकिन पंजाब ने ना मना कर दिया. पंजाब ने रिफ्यूज टू शेयर वाटर विथ हरियाणा. उन्होंने बोला कि ये रिपेरियन प्रिंसिपल के खिलाफ है. रिपेरियन प्रिंसिपल के खिलाफ का मतलब क्या है, उन्होंने बोला कि पंजाब जो है अफेक्टेड पार्टी है, पंजाब से सतलुज निकली हुई है ना, तो पंजाब से आपको परमिशन लेनी चाहिए थी. बट पंजाब को प्रिंसिपल बनाया ही नहीं गया और आपने ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, सतलुज यमुना लिंकिंग प्रोजेक्ट, लिंकिंग कैनाल प्रोजेक्ट, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, और ये हमारा राइट है. ये पंजाब ने बोला कि हमारा राइट है, ये हमसे पूछना चाहिए था कि आप वाटर शेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो. ठीक है, क्योंकि हम भी उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं. तो पंजाब ने मना कर दिया कि भाई हम लोग एग्री नहीं करेंगे. फिर फाइनली पंजाब को चीजें समझ में आई, तो 1981 में पंजाब एग्री कर गया, म्यूचुअली एग्री हो गए कि हम लोग रीएलोकेशन होगा वाटर का फिर से. लेकिन फिर 1982 में फिर से आपका सतलुज यमुना लिंकिंग कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ. लेकिन फिर हुआ क्या, उसके बाद पंजाब में फिर नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज आ गए, है ना, टेररिज्म बढ़ गया, जिसके चलते इस इशू की वजह से भी, इस इशू की वन ऑफ द रीजन था ये इशू, वाटर शेयरिंग इशू, जिसके चलते पंजाब में टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी और फिर सेपरेटिज्म के केसेस आने लगे थे सबसे ज्यादा. फिर किसी ने इस पे फोकस नहीं किया. फाइनली फिर 1996 में हरियाणा सुप्रीम कोर्ट मूव ऑन किया कि भाई कि पंजाब को बोला जाए कि सतलुज यमुना लिंकिंग को लेकर वो काम स्टार्ट करें. बट अभी तक देखा जाना ये काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी तक इस पे कोई चीज नहीं हुई. लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई पंजाब इज अनविलिंग टू शेयर वाटर विथ हरियाणा. उसका मेन रीजन ये है क्योंकि पंजाब में ना खुद वाटर क्राइसिस है. क्योंकि पंजाब में होता क्या है कि बिकॉज वहां पर देखा जाए तो मेजोरिटी ऑफ दी जो ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग का है ना. तो बिकॉज ऑफ द फार्मिंग होता है ग्राउंड वाटर्स जो है उसका ना बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है. क्योंकि वहां पर वीट और पेडी होता है, वीट और पेडी बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है किसका, वो आपके अंडरग्राउंड वाटर का, जिससे वहां पर कमी देखने को मिलती है, कमी देखने को मिल रही है, वाटर क्राइसिस देखने को मिल रही है, ऊपर से आप उनका वाटर ले रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है. ठीक है, इसी चीज को लेकर यहाँ पर जो पंजाब जो है ना वो हमेशा अगेंस्ट में खड़ा रहता है. बट आम आदमी पार्टी जिसकी अभी गवर्नमेंट है पंजाब में एंड हरियाणा में वो कंटेंशन कर रही है, हरियाणा में चांसेस, हरियाणा में भी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रही है. तो टू अपीज दी हरियाणवीज, टू अपीज दी जाट कम्युनिटी इन दी स्टेट ऑफ हरियाणा, या बोल सकते हैं फार्मर्स कम्युनिटी, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रही है कि आप जल्दी से जल्दी सतलुज यमुना लिंकिंग डिस्प्यूट को रिजॉल्व करिए. ओके, मूविंग फर्दर, राजपथ सेंट्रल विस्टा लॉन्च रीनेम्ड कर्तव्य पथ. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर ना बहुत सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि लोग ना हमेशा ये समझते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मींस न्यू पार्लियामेंट. नया पार्लियामेंट नहीं है, नया पार्लियामेंट इज अ पार्ट. ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट. तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में ना बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है. आपके पार्लियामेंट को बिल्ड करना है, पार्लियामेंट के साथ साथ आपके
क्या बोलते हैं, राजपथ को भी रेनोवेट किया जाएगा। सेंट्रल सेक्रेटरीट की बिल्डिंग जो है उसको चेंज किया जाएगा। तो बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं बिकॉज बिकॉज अंडर द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ठीक है, आपको इंडिया गेट पर जो मूवमेंट देखने को मिलता है वो उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। थोड़ा जो इस ल्यूटन्स दिल्ली ना, ल्यूटन्स दिल्ली आपने सुना होगा, जहां पर सेंट्रल सेक्रेटरीट है, पीएम का हाउस है, राजभवन है, ये सारी चीजें हैं। तो उसकी कुछ चेंजेस किए जाएंगे, थोड़ा इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से ये बनाया जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को लेकर यहां बताया गया है कि राजपथ और सेंट्रल विस्टा के कुछ लॉन्च जो हैं उनको कर्तव्य पथ बोला जाएगा, क्योंकि कल राजपथ को इनॉग्रेट किया गया है ना, बाय दी प्राइम मिनिस्टर है ना, उसका जो रिवेम्प्ड वेन्यू है उसको इनॉग्रेट किया गया बाय दी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड इस इनॉग्रेशन से पहले ही प्रपोजल पास कर दिया गया था कि राजपथ का जो नाम होगा, नया नाम होगा, वो कर्तव्य पथ होगा। ये एक जगह लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि राजपथ इज रीनेम्ड एज व्हाट, कर्तव्य पथ। सिटी न्यूज हमें नहीं पढ़नी है, सो वी डायरेक्टली मूव ऑन टू द स्टेट न्यूज एंड लेट्स सी स्टेट न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट है। सो इट्स फ्रॉम द ड्राई बिहार टू टर्न लिकर बॉटल्स इनटू ग्लास बैंगल्स। सो देखो, इंडिया में अगर हम बात की जाए तो इंडिया में ना मेजर दो स्टेट्स हैं जहां पर ना अल्कोहल पूरे तरीके से बैन है। दैट इज गुजरात, जो कि बहुत पहले बैन हो गया था, एंड सेकंड वन इज बिहार, जो रिसेंटली बैन हुआ, अराउंड 5 to 6 years हुए हैं। अब होता क्या है ना, बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में ना अगर लीगल तरीके से अल्कोहल नहीं बिक रहा है, लिकर बॉटल्स नहीं बिक रही हैं, तो इलीगल तरीके से हो रहा है। लेकिन जब भी कोई इलीगल लिकर का कोई बहुत बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा जाता है ना, तो करते क्या है ना, बुलडोजर्स जो ली जाती है या फिर जो रोलर होते हैं, रोलर के सामने बॉटल को क्रश कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है, वेस्टेज हो जाती है, ग्लासेस की वेस्टेज होती है, लिकर की वेस्टेज होती है, अल्कोहल लिक्विड होता है उसका वेस्टेज हो जाता है। इसी चीज को लेकर हुआ क्या कि बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो फैक्ट्री सेटअप करेंगे एंड उस फैक्ट्रीज में बैंगल्स बनाई जाएंगी, ग्लास बैंगल्स। ग्लास बैंगल्स का मतलब कांच की चूड़ियां बनाई जाएंगी। ठीक है, अब किससे बनानी है कांच की चूड़ियां? जो लिकर बॉटल जो है, जो हम सीज करते हैं, गवर्नमेंट जो सीज करती है, उस लिकर बॉटल के जो लिकर बॉटल जो होती है ना, जो इलीगल तरीके से पकड़ी जाती है बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, उस लिकर बॉटल से ना ग्लास बैंगल जो है वो वो बेसिकली उसके लिए फैक्ट्री सेटअप की जाएगी। एंड इसका जो इनिशिएटिव है वो दो लोग लेने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम। सो इट बेसिकली होगा क्या, इसमें रूरल वुमेन को ना एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट का चांस मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिससे वो अपना लाइवलीहुड ना सस्टेन कर सकते हैं। पहला ये। दूसरा, एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक बेसिकली एक प्रोग्राम है जीविका करके, जो कि वर्ल्ड बैंक फंड करता है। ठीक है, एंड जीविका क्या है, जीविका लिख लेना एक बार, कि जीविका इज अ रूरल सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रोग्राम, है ना, जो कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये दोनों का इनिशिएटिव रहेगा, ये दोनों के इनिशिएटिव से ही, मेन इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोनों को डायरेक्शन दिया है, ये दोनों डायरेक्शन को फॉलो करके क्या करेंगे, बेसिकली लिकर क्या बोलते हैं, ये ग्लास बैंगल्स फैक्ट्रीज ना सेटअप करने वाले हैं। Moving further, so Andhra Pradesh government rules out bringing back old pension scheme. So आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में अभी जो गवर्नमेंट है वो जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट है। और जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट ने पहले प्रॉमिस किया था, कुछ समय पहले प्रॉमिस किया था, अपने पढ़ा भी था न्यूज़पेपर में, कि वो स्टेट एम्प्लॉइज के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आएंगे। अब ना ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में प्रॉब्लम क्या है, क्या डिफरेंस है? देखो, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था ना, ओल्ड पेंशन स्कीम में जो बहुत बड़ा मेजर फंडा था वो ये था कि आपकी सैलरी डिडक्ट नहीं होती थी और आपको एट द एंड ऑफ द रिटायरमेंट आपको पैसा मिलता था, है ना। आपको मंथली कुछ 50% ऑफ योर सैलरी जो होता था, लास्ट ऑन सैलरी, उसका कुछ ना कुछ मिलता था जब तक आप जिंदा हो। और आपकी इवन आफ्टर योर डेथ आपकी वाइफ को भी मिलेगा, बट उसका परसेंटेज कम हो जाएगा, आपका जो कंट्रीब्यूशन था वो कम हो जाएगा। तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम था, इसमें आपको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, गवर्नमेंट को पूरा का पूरा बेयर करना पड़ता था एक्सपेंडिचर। बट इन दी न्यू पेंशन स्कीम व्हाट हैपन, अभी आप एम्प्लॉयड हो तो आपकी सैलरी से कुछ पोर्शन कट डाउन किया जाएगा मंथली बेसिस पर, एंड एट द एंड ऑफ योर रिटायरमेंट, एट द एंड ऑफ योर जॉब, वही पैसा आपको मंथली बेसिस पर ना रिटर्न किया जाएगा। तो जिससे होता है गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बेयर नहीं करना पड़ता। ठीक है, गवर्नमेंट को ज्यादा एक्सपेंडिचर बेयर नहीं करना पड़ता, आपकी ही सैलरी सेव करके वो आपको पेंशन के फॉर्म में दे देते हैं। और ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था कि आपको एक तरीके से एक सैलरी मिलती थी,
ठीक है, आपको कुछ नहीं काम करना पड़ता था, इवन तो आपको सैलरी मिल रही है। तो इसी चीज को लेकर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का ये कहना था कि हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आएंगे फॉर फॉर आर स्टेट एम्प्लॉइज। बट कल एक कमेटी हुई, तो कमेटी गवर्नमेंट की कमेटी बैठी, तो कमेटी ने बेसिकली अभी रूल आउट कर दिया है। इट मींस आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने रूल आउट कर दिया है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो वापस नहीं लाने वाले हैं। मूविंग फर्दर on the editorial page. So when we talk about editorial, तो आज हमारे तीन इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। The first one, it's about the spirit of 1990-71, इसको अपन पढ़ेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। सेकंड वन, अनसर्टेन फ्यूचर, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। एंड द थर्ड वन इज टाइम फॉर अ जॉइंट स्पेस एक्सरसाइज, ये अपन पढ़ने वाले हैं। चलो, तो फर्स्ट वील डिस्कस द स्पिरिट ऑफ 1971। ठीक है, अब ये है क्या? देखो, अगर हम बात करें तो ये जो एडिटोरियल लिखा गया वो क्यों लिखा गया? क्योंकि अभी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जो है शेख हसीना, वो इंडिया की विजिट पर है, इसलिए। ठीक है, अब बताते हैं यहाँ पर ऑथर ने क्या लिखा है। उस बेसिकली उस मीटिंग को भी थोड़ा सा उन्होंने समराइज किया है। रिसेंटली जो मीटिंग हुई है, बताया गया कौन से एग्रीमेंट हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और थोड़ा उन्होंने हिस्टोरिकल भी बात की गई है, और बताया ये गया है कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप स्ट्रांग होने से क्या फायदे हैं। सबसे पहले उन्होंने बात करी है प्रेजेंट समय की। उन्होंने बोला कि अभी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मीटिंग हुई, बहुत ज्यादा फ्रूटफुल मीटिंग हुई। इसके बहुत ज्यादा पॉजिटिव आउटकम्स निकले। इस पॉजिटिव आउटकम से 7 एग्रीमेंट हुए, जिसमें जिसमें जो सबसे बड़ा अच्छा चीज वो हुआ है फर्स्ट वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट इन दी लास्ट 26 ईयर्स, है ना। आफ्टर दी गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी जो हुई थी 1996 में, उसके बाद आफ्टर 26 ईयर्स ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पहली वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, उसके साथ साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स भी हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उसको भी पर्टिकुलरली रेलवे सेक्टर में स्टार्ट किया जा रहा है ना। प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे रेलवे सेक्टर से मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स। अब यहां पर यह बताया गया कि जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है ऑन खुशरिया, मतलब बेसिकली यहां पर ना इस वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट को ना एक टर्म दे दिया है, खुशियारा, क्योंकि खुशियारा में ये वाटर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसलिए। ठीक है, खुशियारा में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसी के चलते इसको ना एक इनफॉर्मल वे में खुशियारा एग्रीमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर ये बताया गया कि ये जो खुशियारा एग्रीमेंट होगा, मतलब ये वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जो होगा, ये बेसिकली रिजॉल्व करेगा वाटर मैनेजमेंट को, और उसके साथ साथ 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स है इंडिया बांग्लादेश के बीच में। कितनी है? 54। ठीक है, 52 में गलती बोल दिया था, इट्स नॉट 52, इट्स 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स। ट्रांस बाउंड्री रिवर्स का मतलब क्या होता है? ऐसी रिवर जो एक नेशन से दूसरे नेशन के बॉर्डर को क्रॉस करती है, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये सारी रिवर्स हो गई, इंडस, ठीक है, सतलज, ब्यास, दीज आर दी व्हाट? ट्रांस बाउंड्री रिवर्स। तो वन ऑफ द मोस्ट इन कंटेंशन जो इशू है वो क्या है? ट्रांस बाउंड्री रिवर्स। और उसका सबसे बड़ा मेजर पॉइंट कौन सा है? तिस्सा रिवर, जो कि अभी आगे चल के बात भी कहूंगी। फिर यहां पर ऑथर ने यहां पर ये बताया, खुशियारा एग्रीमेंट को लेकर बताया कि खुशियारा एग्रीमेंट देखा जाए तो ये सेंटर का पहली बात है, पहला टाइम है कि वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और असम को भी इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, सिंस 1996 गंगा वाटर ट्रीटी के बाद, क्योंकि 1996 गंगा वाटर ट्रीटी के बाद असम का और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का कोई सही नहीं था। इवन दो वहां वहां वो अफेक्टेड पार्टी थी, क्योंकि उन स्टेट से गंगा निकलती थी, उन स्टेट से बहुत सारी रिवर्स निकलती है, ब्रह्मपुत्र वहीं से निकलती है, असम से निकलती है, अरुणाचल से निकलती है। तो लेकिन उनको पार्टीज नहीं बनाया गया था। पार्टी सिर्फ लास्ट टाइम 1996 में बनाया गया था, जब गंगा वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था। बट अब यहां पर भी उन्होंने बना दिया। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा काम हुआ। एंड दिस शोज अबाउट व्हाट? दिस शोज एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ओके, फिर आगे यहां पर ऑथर ने बोला कि टाइमलाइन ग्रो मोर इंपॉर्टेंट फॉर हसीना ड्यू टू इलेक्शन। अब यहां पर उन्होंने थोड़ा बांग्लादेश के इंटरनल की बात करी है, जहां पर उन्होंने बोला कि देखो ये ट्रिप ना बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इवन मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर शेख हसीना। रीजन बीइंग क्योंकि शेख हसीना इलेक्शन लड़ने वाली हैं आपके आपके नेक्स्ट ईयर, है ना, नेक्स्ट ईयर दिसंबर 2023 या नवंबर 2023 में वो इलेक्शन लड़ेंगी। एंड उनके देखा जाए 3 टर्म्स इन दी ऑफिस कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक देखा जाए तो एक उनके अगेंस्ट अपोजिशन भी है। तो एंड शी वांट कि बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे हो, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो है बांग्लादेश में अच्छी हो। तो इसी के चलते वो भी चाहते हैं कि बांग्लादेश में एफडीआई इनफ्लो भी ज्यादा हो, क्योंकि अभी इंडिया ना बहुत ही कॉन्स्टिट्यूट बहुत बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है, बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एफडीआई कंट्रीब्यूट करता है। सो बांग्लादेश वांट कि इंडिया ना बहुत ज्यादा एफडीआई जो है वो इनफ्लो करे, जिससे इकोनॉमिक वाइबिलिटी बढ़े, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़े, एंड हमारे नेशन में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। ओके, एंड इसी चीज को लेकर शेख हसीना ने ना दो जगह को, दो इंडियन कंपनीज जो हैं
दो इंडियन कंपनीज को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेडिकेट किया है इन दी इन द एरिया ऑफ मोनगला एंड मिर्सा मिर्साराई। ठीक है, तो ये दो जगह है बांग्लादेश में, यहां पर उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ना डेडिकेट कर दिया टू इंडियन कंपनीज को। फिर ऑथर ने यही चीज बोला है कि उन्होंने थोड़ा प्रीवियसली ईयर बात करके लेके गए हैं। उनका यही कहना है कि देखो शेख हसीना जब से पावर में आई है, 2009 से पावर में आई है, तो उन्होंने काम किया है। उन्होंने ऐसा नहीं है, उन्होंने बांग्लादेश को बहुत ज्यादा अच्छा नेशन बनाया है। टेररिज्म को उन्होंने पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया, टेररिज्म ट्रेनिंग कैंप्स को शट डाउन किया, 20 क्रिमिनल्स को उन्होंने वांटेड कर दिया। एंड जो भी इंडिया के जो 20 क्रिमिनल्स थे, इंडिया ने जिसको टेररिज्म टेरर सस्पेक्ट या क्रिमिनल्स डेडिकेट किए थे, उन्होंने 20 से ज्यादा क्रिमिनल्स को हैंड ओवर किया है इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन अथॉरिटीज को, तो ये काम किया है। हाँ, बाकी कंसर्न रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बोन ऑफ कंटेंशन रही रहा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रहे हैं। सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन जो रहा है वो रोहिंग्याज रेफ्यूजीज को लेकर रहा। दूसरा जो रहा वो सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर रहा। थर्ड जो रहा वो रहा आपके इंडिया का हमेशा से जो पॉलिसी रही है, इंडिया के राइट विंग की हमेशा से पॉलिसी रही है अखंड भारत को लेकर, कि बांग्लादेश भी ना इंडिया में इंक्लूड हो जाएगा, बांग्लादेश इज नॉट अ सेपरेट नेशन, तो उसको लेकर बांग्लादेश हमेशा से अपोज करता हुआ आ रहा है। लेकिन फिर ऑथर ने लास्ट में यही बोला कि देखो साउथ एशिया की अगर बात करते हैं तो साउथ एशिया इज अ वेरी क्रॉस बॉर्डर सेंसिटिव जोन, लेकिन जिस हिसाब से इंडिया और बांग्लादेश रहते हैं वो एक एग्जाम्पल है फॉर अदर नेशन। इतने सेंसिटिव जोन होने के बाद भी ये बाउंड्री जो है ना बहुत पीसफुल है। ठीक है, फिर बाकी ऑथर ने यही चीज बोला है कि जैसी पार्टनरशिप, जैसा कोलैबोरेशन, जैसा कोऑपरेशन 1971 में इंडिया और बांग्लादेश ने दिखाया था, वैसा का वैसा फिर से इंडिया और बांग्लादेश को दिखाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन, इट्स अबाउट द अनसर्टेन फ्यूचर। सो यहां पर जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है चिली के नए कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, है ना। इसमें अपन कुछ मेजर पॉइंट्स पढ़ेंगे, बड़ा ही इजी है, कुछ ऐसा उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, समझने के लिए बहुत इजी है। अब सबसे पहले तो उन्होंने यहां पर ये बताया, कुछ कुछ पॉइंट्स लिखते जाओ, जैसे कि मार्क करते जाओ इनको, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि चिली का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना वो किस कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस करेगा। तो 1980 में एक चार्टर आया था, रिटन चार्टर था, जो कि उस समय के जनरल थे, है ना, मिलिट्री डिक्टेटर थे, जनरल अगोस्टो पैनोशी। तो अगस्टो पैनोशी 1980 में चार्टर लेके आए थे और वो चार्टर अभी तक चल रहा था। और जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन बना चिली का, उस कॉन्स्टिट्यूशन ये कॉन्स्टिट्यूशन है रिप्लेस करेगा 1980 के चार्टर को। किसने बनाया था ये लिख लेना, जनरल अगोस्टो पैनोशे। अब हुआ क्या, ये अभी न्यूज में क्यों आया, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना ठीक है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को ना अपोज किया है 62% ऑफ द पॉपुलेशन या 62% ऑफ द वोटर्स ने ना चिली के कॉन्स्टिट्यूशन को नेगेट कर दिया। उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन पास नहीं होना चाहिए 1980 का कॉन्स्टिट्यूशन, इवन तो अच्छा ही था। ठीक है, और जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन किसके सपोर्ट से बना, सपोर्टेड बाय द लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट गैब्रियल बोरिस। ठीक है, गैब्रियल बोरिस के कंट्रीब्यूशन से, गैब्रियल बोरिस के इनिशिएटिव से ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है। और ये नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्री को, मतलब चिली को, ये मोस्ट फ्री मार्केट फ्रेंडली कंट्री बनाएगी पूरे साउथ अमेरिका में, राइट रिच वेलफेयर सोसाइटी बनाएगी, है ना, ये चीज बताया गया। और लेकिन उसके बाद भी 62% ऑफ द वोटर्स ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को पास होने के लिए मना कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, तो यहां पर ऑथर ने बोला कि देखो यहां पर हुआ क्या ना, प्रॉब्लम जो उठी, वो प्रॉब्लम जो उठी है ना, वो प्रॉब्लम उठी है कि यहां पर ना 11 इंडिजीनियस ग्रुप को इस कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है, जो कि सिर्फ चिली के 13% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करते हैं। कितने इंडिजीनियस ग्रुप को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, 11। इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 13%। इस इवन 13% के बावजूद भी इनके पास खुद का गवर्निंग स्ट्रक्चर होगा, इनके पास खुद का लीगल सिस्टम होगा। जैसे कि बोडोलैंड टेरिटोरियल जोन है ना, जहां पर इंडियन इंडियन पार्लियामेंट के लॉज एप्लीकेबल नहीं होते, उनका खुद का स्ट्रक्चर है। उससे भी रिजिड स्ट्रक्चर इनका इन इंडिजिनियस कम्युनिटीज का होगा, इनका खुद का एक अलग लीगल सिस्टम होगा। बाकी बोडोलैंड में लीगल सिस्टम अलग से नहीं है, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अलग से है, लेकिन लीगल सिस्टम सेम है सबके लिए। लेकिन चिली में ना इन इंडिजिनियस ग्रुप्स को अलग लीगल सिस्टम दिया जाएगा, अलग एग्जीक्यूटिव फंक्शन दी जाएगी, अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी जाएगी। तो इसलिए फिर ऑथर ने फिर यही चीज बताया कि दिस प्रपोजल बिकम दी रीलिंग रैली ऑफ रिजेक्शन। इसी पॉइंट को लेकर ना मेजोरिटी ऑफ द लोगों ने अपोज किया है। मेजोरिटी ऑफ द लोगों का यही कहना है कि आप इंडिजिनस कम्युनिटी को इतना ज्यादा राइट क्यों दे रहे हो। एक तरीके से उनके पास वीटो पावर है ऑन दी बिग टिकट प्रोजेक्ट्स को लेकर, कि अगर कोई प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट पे अपोज लगाना है तो वो अपोज लगा सकते हैं, बिकॉज दे हैव दी वीटो पावर। जिससे हमारा नेशन ना फिर से बैकवर्ड चला जाएगा, कभी फॉरवर्ड, मतलब कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। लोगों का एक उम्मीद बन जाएगी कि हम लोग इकोनॉमिकली काम करेंगे
बट बिकॉज ऑफ द वीटो पावर गिवन टू द 11 इंडिजिनियस ग्रुप, वो प्रोजेक्ट्स कभी भी फॉरवर्ड नहीं हो सकते। तो चिली क्या है? चिली ऑलरेडी, या कुछ लोग चिली बोलते हैं, कुछ लोग चाइल बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। वैसे चाइल भी होता है, चिली भी होता है, दोनों जिसको आपको बोलना है आप बोल सकते हो। इट्स टोटली ब्रिटिश एंड अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। सो इसी चीज को लेकर यहाँ बताया गया कि बिकॉज ऑफ दिस होगा क्या कि एनआरकी की तरफ चले जाएंगे, है ना, क्योंकि इंडिजिनस कम्युनिटीज के पास ज्यादा पावर आ जाएंगे। इस चीज को लेकर जो है ना चिली कॉन्स्टिट्यूशन को ना अपोज किया जा रहा है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, एंड दैट्स अबाउट द टाइम फॉर जॉइंट स्पेस एक्सरसाइज। देखो, अभी ना अगर हम बात करें तो इंडिया एंड यूएस, ये दोनों जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। कहां पर? उत्तराखंड में। कहां पर? 10,000 फीट पे, औली में। ठीक है, वहां पर इन दोनों कंट्री एक्सरसाइज चल रही है। एंड एक्सरसाइज जो चल रही है ना, ये 95 किलोमीटर अवे है एलएसी से। एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से, जो कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, वहां पर चल रही है। अब यहां पर ऑथर का ये कहना है, ऑथर ये बोल रहा है कि इंडिया और यूएस जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज तो करे, लेकिन उसके साथ साथ ना इंडिया और यूएस को ज्वाइंट स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। क्योंकि अगर इंडिया ज्वाइंट स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज करता है तो इंडिया ना तीन चीज अचीव करेगा। पहला, क्योंकि इंडिया का डिफेंस पार्टनरशिप जो है ना, एक नए ऑर्बिट में जाएगा। दूसरा, इंडिया एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देगा अपने कॉमन एडवर्सरीज को, जैसे कि चाइना हो गया, आपका पाकिस्तान हो गया, इसको एक कॉमन मैसेज जाएगा कि इंडिया इज नॉट अ वेरी वीक नेशन, इंडिया भी ना बहुत फॉरवर्ड नेशन है। तीसरा, क्वाड में इंडिया का जो क्वाड भी ना एक तरीके से एक बहुत बड़ा मेजर ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा अगर हम ना अगर हम ना डिफेंस स्पेस एक्सरसाइज करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट फिर आगे ऑथर ने ये चीज बोला है मिलिट्री डोमेन को लेकर। तो यहां पर ऑथर ने एक चीज यही बताई है कि भाई अगर हम बात करें तो यूएस को भी करना चाहिए, एंड यूएस के साथ हमें मिलकर करना चाहिए। ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है स्पेस प्रोग्राम्स। तो सबसे पहले ऑथर ने यही चीज बोला है कि देखो, बहुत सारे नेशन, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया पहली बार करेगा, बहुत सारे नेशन ऑलरेडी आपके स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे कि फ्रांस ने पहली भी स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो 2021 में स्टार्ट करी थी, एस्ट्रिक्स करके है उनकी। चाइना ने 2024 में उनका एक 2024 में उनका एक पेंडिंग पड़ा हुआ है। 2024 में उनका कहना है कि 2024 में वो लोग स्टार्ट करेंगे आपका आपका स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज। तो 2024 में चाइना भी करने वाला है। लेकिन वही चीज ऑथर ने ये बोला है कि भाई इंडिया को कोलैबोरेशन करना चाहिए यूएस के मिलिट्री के साथ, एंड बाय कोलैबोरेशन दीज बोथ नेशन कैन डू व्हाट? स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज। लेकिन यहां पर ना ऑथर ने कुछ चीजें बताई हैं। ऑथर ने बोला कि देखो, हाँ, पहली बात तो उन्होंने यहां पर तारीफ करी है स्पेस की। उन्होंने बोला कि स्पेस ना मॉडर्न इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा बिग एसेट होने वाला है, बिकॉज ऑफ जीपीएस। क्योंकि जीपीएस के बिना कुछ नहीं हो सकता। टेलीकॉम स्पेस के बिना टेलीकॉम नेटवर्क फेल है पूरा, है ना। अर्लियर वार्निंग सिस्टम फॉर मिसाइल, वो हमें सैटेलाइट मतलब स्पेस से पता लगेगी। वेदर फोरकास्ट कहां से पता लगेगा? स्पेस से पता लगेगा। तो ये चीज यहां पर ऑथर ने बोली है। फिर ऑथर ने बोला कि हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स गिनाई है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है आपके अगर इस इंडिया यूएसए स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स है। पहली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारा जो ईस्टर्न नेबर का मतलब अगर हम बात करें तो यहां बात हो रही है चाइना की, है ना। तो ईस्टर्न नेबर को प्रोवोक करेंगे अगर हम ऐसा कोलैबोरेशन करते हैं, क्योंकि वो यूएस का एडवर्सरी है और हम क्या कर रहे हैं? स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हम एक तो अपने ईस्टर्न नेबर को प्रोवोक कर देंगे। दूसरा, है ना, कि ईस्टर्न नेबर भी ना वेस्टर्न नेबर को प्रॉक्सी स्टेट की तरह यूज करेगा। दूसरा ये हो जाएगा। तीसरा, कि भाई जो हमारा कोर कमांडर डायलॉग चल रहे हैं लद्दाख में, वो फेल होना स्टार्ट हो जाएंगे कि बॉर्डर इशू को लेकर बॉर्डर इशू और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। फोर्थ वन, हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। एंड एट द लास्ट के स्पेस में मिलिटराइजेशन जो है ना और ज्यादा फास्ट हो जाएगा अगर इंडिया करेगा। इंडिया के साथ साथ और भी ज्यादा नेशन भी करेगा, पाकिस्तान भी करेगा, चाइना भी करेगा, फिर ये दो नेशन और ज्यादा करना स्टार्ट कर देंगे। सो ये प्रॉब्लम्स हैं अगर इंडिया यूएस के साथ मिलकर स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज करता है तो। मूविंग फर्दर, सो कंटेंट मॉडर्नाइजेशन ऑफ विकिपीडिया। देखो, अब ये ना ये आपको खुद पढ़ना है, क्योंकि ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग सी वजह से क्योंकि अर्शदीप सिंह से रिलेटेड है।
हुआ क्या है, इंडिया पाकिस्तान का मैच था, इंडिया पाकिस्तान के मैच में अर्शदीप सिंह ने एक बहुत सिंपल सा कैच छोड़ दिया। उसके बाद विकिपीडिया पर अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट बहुत ज्यादा ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए गए। तो इसी चीज को लेकर यहाँ बताया गया कि विकिपीडिया कंटेंट क्या कोई भी चेंज कर सकता है। इस चीज को लेकर बताया गया कि भाई विकिपीडिया का आप जो कंटेंट मॉडर्नाइजेशन है वो कैसे किया जाता है, विकिपीडिया पर क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है, क्या क्या इश्यूज हैं। तो यार बहुत सारे लोगों को पता है कि आप खुद भी चेंज कर सकते हो, है ना। आप अगर आपको भी अगर विकिपीडिया पेज में कुछ चेंजेस करने हैं, यू कैन ऑल्सो डू। हाँ, अनटिल अनलेस विकिपीडिया अपनी तरफ से क्या करते हैं, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि भाई जो सिर्फ वही लोग चेंज कर सकते हैं जिसको परमिशन मिल रखी है, ठीक है। तो वो चीज अलग है, लेकिन आप अगर आपको चैनल चेंज करना है, आप चैनल चेंज कर सकते हो। खुद पढ़िए, बड़ा ही सिंपल सा है, कुछ ज्यादा इसमें पहली बात तो ये है कि ज्यादा ये इंपॉर्टेंट भी नहीं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, बट यू शुड नो के हाउ विकिपीडिया वर्क, ओके। मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल यूज, सो फाइनली कैबिनेट ने पीएम श्री स्कीम को अप्रूव कर दिया। पीएम श्री स्कीम है क्या, इट्स प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। सो अंडर दिस स्कीम जितने भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स हैं इनको मॉडल स्कूल्स में चेंज किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा, है ना। और ये पहला स्टेप होगा, वन ऑफ दी स्टेप होगा फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के लिए, ठीक है। एंड इस प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट आने वाला है वो समवॉट अराउंड आपका 27,360 करोड़ होगा। एंड जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों की शेयरिंग होगा। सेंटर का ज्यादा शेयरिंग होगा, सेंटर का अराउंड 18,000 करोड़ से भी ज्यादा है। वहीं ये प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट का जो सबसे पहला जो मेन एम है वो ये है कि इन दी नेक्स्ट 5 years, मतलब बाय द एंड ऑफ 2026 2027 14,500 स्कूल्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स को मॉडर्न स्कूल्स में कन्वर्ट किया जाएगा अक्रॉस द कंट्री, ओके। पीएम श्री लिख लेना एक बार ये। मूविंग फर्दर, सो कैबिनेट अप्रूव पॉलिसी ऑन लीजिंग रेलवे लैंड। सो फाइनली कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि रेलवे की जमीन, है ना। अब देखा जाए तो ये चीज बेसिकली देखा जाए तो दिस इज व्हाट आपका ये पाइपलाइन स्कीम अपन ने पढ़ा था ना। ये पाइपलाइन स्कीम के तरफ ही एक स्टेप है कि रेलवे के एसेट को क्या करना है, हमें यूज करना है, जिससे फंड आता रहे, जिससे पैसा आता रहे। फिर उसको हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में लगाएंगे, उस पैसे को हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में लगाएंगे। तो इसी चीज को लेकर कैबिनेट ने फाइनली अप्रूव कर दिया कि रेलवे की बहुत सारी जमीन, आपने देखा होगा जहां रेलवे स्टेशन होता है ना, वहां पर बहुत सारी बड़े बड़े दूर से देखते हो कि जमीन खाली पड़ी रहती है, वो सब रेलवे की होती है। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि अराउंड रेलवे की जो लैंड है ना उसको लीज पे दिया जा सकता है, एक पॉलिसी अप्रूव कर दिया है। सो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म इज अलाउड स्टूडेंट टू सुप्रीम कोर्ट इन हिजाब केस। तो हिजाब केस जो कर्नाटका से हिजाब केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में स्टूडेंट्स ने ये कंटेंशन डाला है कि पॉजिटिव सेक्युलरिज्म जो है वो अलाउड होना चाहिए। मतलब पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, ऐसा सेक्युलरिज्म जो किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं करता। क्या एक दोनों टाइप के दोनों पॉइंट होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। सो नेगेटिव मींस, नेगेटिव का मतलब ये होता है कि आप किसी के राइट को ब्रीच करके दूसरे के राइट को सेव कर रहे हो। एक होता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, जिसमें होता क्या है, जिसमें दोनों को बैलेंस करके चलते हो आप, ना आपके राइट्स ब्रीच हुए, ना आपका रिलीजियस फीलिंग जो है हर्ट हुआ है, ओके। नेक्स्ट न्यूज, प्रोफेसर फ्रॉम चेन्नई टू हेड मैथमेटिकल पैनल। सो इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनिट ने एक पैनल बनाई है, कमिटी फॉर विमेन इन मैथमेटिक्स। उसमें जो एशिया ओशियन विमेन इन मैथमेटिक्स, इस ऑर्गेनाइजेशन को जो लीड करेंगी वो कौन होंगी, इंडियन। क्या नाम है, सोनाली गन। ये नाम याद रख लेना, लिख लेना एक जगह प्लीज। मूविंग फर्दर, सो इंडिया फेसेस थ्रेट्स ऑफ सिविल वॉर से गहलोत। दिस इज पॉलिटिकल न्यूज। सो दिस इज अबाउट दी भारत जोड़ो यात्रा के, उसमें है कि भारत जोड़ो यात्रा के स्पीच में ही गहलोत जो है, अशोक गहलोत, उनका ये कहना है कि इंडिया सिविल वॉर की क्राइसिस, सिविल वॉर के थ्रेट जो है फेस कर रहा है। मूविंग फर्दर, सो आर्मी अंडरटेक्स मेजर इंफ्रा ड्राइव अलोंग एलएसी इन अरुणाचल। सो इट्स अबाउट दी के इंडियन आर्मी भी इंडो चाइना बॉर्डर जो है अब अरुणाचल प्रदेश का जो लगता है, वहां पर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइव जो है वो स्टार्ट करने जा रहा है, ठीक है। जिससे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एविएशन फैसिलिटीज हो गई और कम्युनिकेशन को अपग्रेड कर दिया जाएगा। मूविंग फर्दर, सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रही है, स्पेसिफिकली इन दी साउथ ईस्ट रीजन, नॉट ओनली इन इंडिया। साउथ ईस्ट रीजन का मतलब जो आपके म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गए, इसमें इंडिया भी इंक्लूड आ जाता है कभी कभी। साउथ ईस्ट एशियन रीजन पे वो स्ट्रेस डाल रही है कि आप ना नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के प्रिवेंशन को लेकर काम करो, क्योंकि ऑथर ने ये बोला है कि
फ्रॉम द एज ऑफ 30 to 69 ईयर्स ऑफ एज, मेजोरिटी मतलब 50% से भी ज्यादा डेथ होती हैं, वो आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से होती हैं. तो वी हैव टू वर्क ऑन द प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. लाइक कैंसर इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. So Xi Putin said to hold talk in Uzbekistan. So Xi Jinping, the China's president, and Vladimir Putin, Russian president, दोनों SCO समिट में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि कहाँ होने वाला है, उज्बेकिस्तान में होने वाला है. और इस SCO में इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा, बिकॉज इंडिया इज मेंबर, इट इज अ परमानेंट मेंबर फ्रॉम 2017. पाकिस्तान के साथ ये बना था. ओके, moving further, so Russia to halt supply if price cap imposed. So it's about the व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है कि रशिया जो है वो सप्लाई को बंद कर देगा अगर हमारे ऊपर आपने प्राइस कैप जो है इम्पोज किया तो. ये रशिया ने क्लियरली बोल दिया है कि आप हमारे ऊपर प्राइस कैप जो इम्पोज नहीं कर सकते, अगर करोगे तो भाई आपका जो हम सप्लाई करते हैं वो सप्लाई जो है ना वो बंद कर दी जाएगी. ओके, सो बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो. सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर. हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स. तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे. बाय बाय गाइस.